बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम गिल है और मेरे साथ हैं विकास शफकत कालो। वेलकम टू द ग्लोबल चेस बोर्ड। विकास, सबसे पहले पाकिस्तान में बात करते हैं। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, वो 4600 पॉइंट्स डिक्लाइन है। किस चीज़ का इंडिकेटर है? देखें, जो दुनिया में जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, ये बहुत जल्दी स्निफ करते हैं जब ग्लोबली कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा हो सिक्योरिटी लेवल पे। क्योंकि ये आपको पता है, ये आम लोग नहीं हैं, ये आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फ्रंट लाइनर्स होते हैं। तो इनको बहुत जल्दी पता चलता है कि किस कंट्री में हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। तो आई थिंक, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो उनको सेंस कर लेते हैं वो जल्दी, और ये इस चीज का इंडिकेट कर रहा है कि हालात बिगड़ने जा रहे हैं। और ये हालात तकरीबन 10 से 11 दिन के अंदर अंदर बिगड़ जाएंगे, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि जैसे ही वर्ल्ड कप का आखिरी मैच होगा, यानी कि फाइनल होगा, तो हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर 3। अल्लाह ना करे। इधर से आपको पता है, इंडिया भी फॉल्स फ्लैग फ्लैग ऑपरेशंस की तैयारियां कर रहा है। जैसे कि आज ये एक चीज़ तो क्लियर मोदी है ने भी। कि न्यूक्लियर जो पावर्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन है, लोग तो ये समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो थ्रेटिंग है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक जो डेटरेंस है वो न्यूक्लियर वेपन की ही वजह से है। क्योंकि उसके जो इम्पैक्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो बियॉन्ड द लिमिट होते हैं। तो ये एक फियर है कि अगर मेरा चला, एक कंट्री सपोज उसको न्यूक्लियर वेपन यूज करता है, तो दूसरा फिर चलेगा, वो फिर दुनिया कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो बेसिकली एक्चुअल रियल पावर्स हैं बिहाइंड जो वॉर और तमाम डिजास्टर पे जो अर्न करते हैं, तो वो ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक बनी बनाई बसात। डेफिनेटली रूल करने के लिए उनको लोग तो चाहिए, इसी तरह अर्निंग के लिए स्टेट भी चाहिए, और इस दुनिया का होना भी जरूरी है। तो ये एक चलता रहेगा। कभी एक खिता डैमेज कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन हो गई। अब जब आप भी देखें, आपने नोट किया होगा मिडल ईस्ट में जब कंस्ट्रक्शन पीक पे, अच्छे रोड बन गए, हॉस्पिटल बन गए, बिल्डिंग आउट ऑफ कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट बन गई। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वॉर शुरू हो गई, लीबिया में, इराक में, शाम में, फलस्तीन। अब क्या होगा? वो सारी डिमोलिश हो गई। देन अगेन ये वही है, डिमोलिश करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, डिमोलिश करें, रिकंस्ट्रक्ट करें। ये तो चलता रहेगा, ये दुनिया का एक दस्तूर है। एंड इंटरनेशनल जो पासपोर्ट की रैंकिंग होती है ईच ईयर, इस साल भी उसका इजरा हो गया। उसमें जो यूएस है, यूएस 2025 में 8वें नंबर पे था, लेकिन करंटली वो 10th नंबर पे है। और उसके पीछे जो ट्रम्प साहब के मामलात हैं, ट्रम्प साहब की पॉलिसी है, ट्रम्प साहब की जो फॉरेन लोगों को अट्रैक्ट करने का जो तरीकाकार है, वो लोगों को यही डर लगता है कि ये ना हो कि हम ट्रांजिट फ्लाइट पे हों, रास्ते में पता चले कि हम जिस पॉलिसी पे वीजा जा रहे हैं ट्रम्प ने कैंसिल कर। क्योंकि एक अनप्रडिक्टेबल और एक बड़ी अजीब सी पॉलिसी बनाई है, मतलब वो इन्वेस्टर के लिए भी फ्रेंडली नहीं रहा। और फिर वो क्या गया कि कोई भी बंदा उसकी तरह मूव नहीं कर। डेफिनेटली तभी उसकी रैंकिंग डाउन हुई है। पाकिस्तान जो है 98 से 100 पे गया है। हाँ, इंडिया जो है 125 से वो गया है 85 पे। 85। 85 पे गुड मूव्स, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक इम्पैक्ट था। तो ये तो दूसरा था। एक और चीज थी, हम्म। इंडिया ने जो अपना ई पासपोर्ट जारी किया था, उसकी वजह से ग्लोबली उनका फर्क पड़ा। और पाकिस्तान ने अभी पिछले लास्ट आई थिंक 2 वीक्स हुए हैं, तो पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, तो इंशाल्लाह डू होप के पाकिस्तान के नंबर्स जो हैं असल वो में जल्दी। पासपोर्ट की रैंकिंग डाउन होने की एक बड़ी वजह जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग स्टेट्स के अंदर है, वो यही है कि ये जो हमारी रेड टेपिज्म है ना, क्लैरिकल वर्क और चीजों यस। को डिले करने वाले टैक्टस, उसकी वजह से भी लोग मूव नहीं करते। तो जब ये चीजें सिंगल ऐप के थ्रू होना शुरू हो जाएंगी, डेफिनेटली उससे रैंकिंग भी फर्क पड़ेगा। ट्रम्प ने जो सारा वो सीज फायर एग्रीमेंट था, खत्म। इट अगेन वाज ब्लोन अवे। ईरान और यूएस, अगेन वो फिर क्या कहते हैं, नेक टू नेक हो गए। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सेम सिनेरियो, या इंटेंसिटी विल इंक्रीज, या 19 तक इंतजार किया जाएगा?
आई थिंक इस वीक का इंतजार ही होगा, क्योंकि काफी चीजें उनकी एट स्टेक हैं। और ईरान में भी जो फ्यूनरल सेरेमनी हो रही है अभी हाँ। कामनाई साहब की, तो उसकी वजह से ये चीजें मुझे लगता है कि अंडर द टेबल सेट थी। और ये सारा स्क्रिप्टेड था। अभी तो ऐसा ही लग रहा है। तो डू होप के अल्लाह खैर करे कि ये ऐसा ना हो, लेकिन चीजें जा रही हैं वर्ल्ड वॉर 3 की जानब। दूसरा लेकिन ये है कि हम्म, जी जी जी, जी जी, बोलो बोलो। दूसरा ये कि जो है ना, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी है मिडल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका के पास, और इवन एशिया में भी कई कंट्रीज के पास। तो ये जब तक ये जंग नहीं होगी, दोबारा से हालात उस नहज पे नहीं जाएंगे, वो आप वाली बात है, रिकंस्ट्रक्ट वाले मामलात नहीं होंगे, तब तक सर्कुलेशन ये ऑफ मनी नहीं होगी। जो जंगों असल में ये का एसेट जो है, जो इस वक्त वेल्थ है, वो लिमिटेड हैंड्स में, हाथों में चले गई है। सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके साथ आप बेहतर जानते हैं कितनी इंडस्ट्री लिंक होती है। 122, 122 एक सौ इंडस्ट्री बाईस सिर्फ कंस्ट्रक्शन के साथ जब चलेंगी तो 122 के अंदर जॉब भी क्रिएट होंगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैनी मोर थिंग्स। ये तो चलती रहती हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये वॉर इतनी एडवांस नहीं स्टार्ट होगी। इफ यू रिमेम्बर दैट वर्ल्ड वॉर 2 जो है, वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 से स्टार्ट हुआ और 1939 1939 तक चले गए थे। क्योंकि जब आपके पास ये सूरत हाल बन जाए कि रोटी एक और खाने वाले 10 हैं, और 10 भी इस तरह है कि सभी का गुजारा नहीं हो रहा, तो देन आप वॉर करेंगे। अभी तो सभी के पास एक एक रोटी है, गुजारा हो रहा है, इट्स मीन रिसोर्सेज अभी इतने हैं। हाँ, जिस दिन ये बिल्कुल खत्म होंगे, हमारे लिए जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है, जो मुझे लगता है वो कोविड है। कोविड ने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला ही काम किया है, क्योंकि कोविड के दौरान आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आपकी प्रोडक्शन, आपकी इंटरनेशनल ट्रेड, सारा कुछ बंद हो गया, लेकिन कंजप्शन तो इंक्रीज हुई। लोग घरों में बैठ गए, बेरोजगार हुए, तो लोगों के उसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुआ। तो ये एक फैक्टर होते हैं। इट विल टेक टाइम एंड होप फॉर द बेस्ट कि शायद इसको सोल्यूशन हो जाए। क्योंकि अभी जो दुनिया जो मूव करने जा रही है, वो जो यूनिपोलर से मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है, उसमें दोबारा जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ही रह गई थी दुनिया की पावर, तो अभी उम्मीद है कि मल्टीपोलर की तरफ हम जाएं। लेबनीज वाशिंगटन अकॉर्ड की कंटिन्यूएशन में मैं बात करूंगा। जब ये ईरान और अमेरिका की मेडिएशन हो रही थी, डी वो एक सेरेमनी हो रही थी, तो इन सेम टाइम पैरेलल टू इसके वाशिंगटन अकॉर्ड हुआ। अब अगेन एम्बेसडर लेवल की एक मीटिंग प्लान हुई है एट रोम। उसमें जो बात होगी वो यही है कि जो इसराइली हैं, इसराइल फोर्सेस जो विड्रॉ करेंगी इन लेबनान टेरिटरी। बट द क्वेश्चन फिर स्टिल वही है कि हिजबुल्लाह का वो कौन ट्रीट करेगा, हु विल। पाकिस्तान। क्योंकि इसराइल जो है वो ये चाह रहा है कि लेबनीज फोर्सेस जो है वो अगेंस्ट इसराइल इसके हिजबुल्लाह फोर्सेस के खिलाफ लड़े। तो मेरा ख्याल जब ये ऐसी सूरत हाल होगी, तो वो फिर वही है कि इधर से भी मरते हैं, उधर से भी मरते हैं। तो ये एक ऐसा एक थर्ड एक ऑप्शन दिया हुआ है, जो ईरान डील और यूएस डील के दरमियान, कि आप तो पैरेलल चलते हैं लेकिन इनको लड़ने दें। तो ये मेरा नहीं ख्याल इस खिते में कभी अमन होगा और कभी भी इसका पीसफुल सोल्यूशन होगा। तो ये तक चलती है। अब नेटो का जो हुआ है समिट, उसके क्या आफ्टर मैथ है, क्या बेनिफिट्स। कहीं नेटो टूटने तो नहीं जा रहा, नेटो को आखिरी वो गारा लगा के मजबूती तो नहीं की जा रही सपोर्ट दे के। आई थिंक जितना मर्जी कर लें ये, वो कंट्रीज जो हैं वो सोच चुके हैं कि अमेरिका हमारी सपोर्ट नहीं कर सकता, हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखें कि जितना पैक्ट उसका सऊदी अरब से मजबूत था, इतना नेटो के साथ नहीं था। नेटो के साथ तो इनके बायलैटरल इंटरेस्ट थे, लेकिन सऊदीया के साथ तो उन्होंने एक पैक्ट किया था कि हम आपको एट एवरी कॉस्ट सपोर्ट करेंगे, इवन तो विद आपको यूएई, डिफेंस देंगे। तो विद यूएई, इवन यूएई, यस। यूएई तो है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है। तो जब ये सूरत बिल्कुल ऐसे। हाल है कि है बेबस है हमारा सिक्योरिटी गार्ड भी,
तो वो कहेंगे भाई गार्ड को क्यों हम पे दें, एंड इट विल कॉस्ट, इट्स राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेट रफली है कि 60 to 70 बिलियन डॉलर एनुअल। ठीक है ये एलफ अमाउंट। तो इसमें अर्न कौन कर रहे थे, इसमें अर्न कर रहे थे वेपन इंडस्ट्री वाले, प्राइवेट सेक्टर, इंटेलिजेंस प्राइवेट एजेंसीज, और वो फिर एक तीर के साथ दो शिकार करती थी। यूएई से पैसे लेके यूएई को भी डिफेंस प्रोवाइड करती थी और दूसरी इंटरनेट इंटेलिजेंस भी करती थी। सैसिनेशन, स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग तो है ही है, ड्रग्स और इस तरह के जो मामलात में भी फुल इन्वॉल्व थे। एक ऐसे चीज, ही। एक चीज जो मूवमेंट आ रही है, मुझे जो लगता है नेटो क्यों टूटेगी, क्योंकि नेटो को तो जो सूरत बनी फिरी है कि वो बस इन चक्रों में है कि जैसे दीवार गिरती है कनवादरा रानी को कंस्ट्रक्शन, वो कहते हैं गारा लगा के इसको मजबूत किया जाए। और मीनवाइल जो चाइना का यूएई का सॉरी ईयू के साथ यूरोपीय यूनियन की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि एक तो ट्रेड में सपोर्ट, ट्रेड डेफिसिट को खत्म, एक वक्त था दुनिया यूएस की तरफ इसलिए मूव करती थी कि सबसे बड़ा वो ट्रेड उनकी डेफिसिट खत्म करने में या उसको ट्रेड सपोर्ट में, जैसे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो किधर में, यूएस थी। तो उस वक्त यूएस यूएस होती थी। बट यूएस ने वो जो नोकिया वाली एक एक ब्लेंडर किया कि जैसे उसने कहा कि भाई अब हम प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, देन उन्होंने कहा कि हम बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट को हमने कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप कर लिए। देन आपको याद हो अमेरिका महंगे महंगे जो R&D के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की तरफ चले गया, जिसमें मैं सिर्फ एक मेंशन करता जाऊंगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसका उसने वाकई बड़ा कमाना था। अगर कोविड 19 में वो वाकई ही किंग होता वैक्सीन बनाने में, क्योंकि ह्यूमन ये कोरोना के दिनों में जो हमें वैक्सीन लगी हैं, उसको मैसेंजर RNA बेस्ड वैक्सीन, दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा RNA बेस्ड वैक्सीन लगी थी। तो उसका किंग था यूएस, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी यूएस का था एंड इट कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर 1990 से लेकर 2005 तक। तो वो बेसिकली चाह रहा था कि मैं अब रिसर्च किया करूंगा, मैं चीजें डिजाइन करके कहा करूंगा भाई ये डिजाइन बनाया आपने, ये डिजाइन इतने अरब का मैं बेचूंगा। तो वो इन चक्रों में था। तो लेकिन वो उसका चक्कर तो गया पूरा हो, क्योंकि वो चाइना ने उसके अपनी प्रोडक्शन भी इंक्रीज की, अपनी इकोनॉमी भी अपलिफ्ट की, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल किया, अनएम्प्लॉयमेंट भी की, और प्लस पैरेलल अपनी R&D भी स्टार्ट की। तो अब सबसे बड़ी जो मार्केट है दुनिया में अमेरिका के बाद, या अमेरिका से पहले भी कह सकते हैं, वो ईयू है। क्योंकि ईयू में जब आप मार्केट फाइंड आउट करेंगे, वो सेंट्रल एशिया, रशिया और गल्फ, और प्लस ये एनर्जी कॉरिडोर है ये सारा एरिया। क्योंकि चाइना इस वक्त यूए ईरान से भी ऑयल परचेज करता है, कतर से भी करता है, टू फुलफिल देयर एनर्जी डिमांड एज पर इंडस्ट्रियल डिमांड्स। तो ये एक है। मुझे जो लगता है कि जो आपको याद हो, एक शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। मैं उस वक्त 2008 और 9 में जब हम पढ़ते थे, तो मैं उस वक्त भी कहता था कि मुझे लगता है कि ये जैसे लीग ऑफ नेशन की रिप्लेसमेंट यूनाइटेड नेशन आई थी, एंड यूनाइटेड नेशन की रिप्लेसमेंट की ऐसे। शंघाई कॉपरेशन SCO। ठीक है, SCO में एक रीजनल लोकल डिफेंस का भी पैक्ट था, जिसमें लोकल कंट्रीज ने साइन किए थे। तो मुझे लगता है कि नाटो को रिप्लेस हो किया जाएगा। ये नाटो का जो बहुत बड़ा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन ले रहा था, सबसे ज्यादा बेनिफिट ले रहा था अमेरिका, क्योंकि यूरोप में तो कभी जंग लड़ी नहीं। अमेरिका कहता था कोई मसला नहीं यार, आपको जब जरूरत पड़ी हम हाजिर हैं, हम ये जरा जंग लड़ा। तो पैसे किसी के होते थे, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वेपन इंडस्ट्री वाला अमेरिका का कमा वो रहा था बिलियंस ऑफ डॉलर। और इसमें अफगान वार है, इराक है, बाकी जो छोटी छोटी प्रॉक्सी वॉर्स जो चल रही हैं। देन कम टू द लास्ट पॉइंट इन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, अरे सॉरी, यूएई की, ईयू की हिस्ट्री में हाईएस्ट टेम्परेचर, ड्राइनेस, जब ड्राइनेस ज्यादा होगी तो जो लकड़ी है, पत्ते हैं, वो सूख जाएंगे। एंड इट्स बिगेस्ट थ्रेट वाइल्ड फायर, क्योंकि जब आपकी ड्राइनेस बढ़ जाएगी तो हल्का सा स्पार्क चाहिए। और जो यूरोप है उसमें डेंस फॉरेस्ट भी है, स्पेशली जो ईस्टर्न साइड है, साउदर्न है,
और क्योंकि ड्राइनेस हीट वेव तो कितने देर से चल रही है, तो प्लस उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हीट रेजिलियंस नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज, इवन दो देयर बॉडी रेजिलियंस टू कोल्ड टेम्परेचर, क्योंकि वो माइनस में ज्यादा रहते थे। तो ये तो पहली दफा उनको रेगुलेटर उल्टा घुमाना पड़ा। और अब उसके कॉन्सिक्वेंस ये है कि एट वंस आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं होती, एट वंस आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उस तरफ लेके जा सकते। ये ना हो कि आप 40 के अकॉर्डिंग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, अगली दफा कोल्ड ज्यादा पड़ जाए, तो फिर क्या होगा? फिर अनदर disaster होगा। These are all natural phenomena and ultimately anthropogenic activities, our own करतूतात, हमारा अपना लालच, हमारा जो हवस है वो उसमें एक रोल प्ले करता है। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, मिसहैंडलिंग इन वेस्ट डिस्पोजल, डंपिंग, और इन तमाम। दैट्स ऑल our today vlog. If you like it, please subscribe and have a good day. See you next time.